जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जीएस साइक्लोन एक कदम सफलता की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो कि री एग्जाम आपका 2024 हाल ही 1 या 1.5 महीने में आपका ये संपन्न होगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, आप सभी की तैयारी जो अच्छी चल रही होगी। और इस श्रृंखला का ये 5वां वीडियो होगा, 5वां महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके लिए उपस्थित हूँ लेकर। जीएस की कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक आपका हो, इस श्रृंखला से बच के नहीं जाना है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, री एग्जाम के लिए लगे हुए हैं, तो ये श्रृंखला जो है आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकती है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर इसी चैनल के टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिए। वहाँ पर जितने भी मैंने अब तक वीडियो दिए हैं इस श्रृंखला के संबंध में, सबका पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध है। और साथ ही साथ उस चैनल पे आपको डेली 25 से 30 क्वेश्चन जो है विविध क्षेत्रों से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से जो है ये आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। मॉडल पेपर सेट नंबर होगा 5 और ये पहला ही क्वेश्चन आपके लिए जो आपके लिए बाउंसर सिद्ध हो सकता है अगर आप सही से नहीं पढ़े हैं। प्रश्नों का लेवल टफ होगा। कापी किताब लेके जरूर, कापी और एक नोटबुक, मतलब एक कापी और एक पेन लेके जरूर बैठिएगा। प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा उसके ऑप्शन की व्याख्या जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि निश्चित रूप से जो है उत्तर तो आपके आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा उसको फटाफट नोट करिएगा, रफली नोट करिएगा, बाद में उसका एक फेयर नोट तैयार करिएगा। प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित विद्वानों में से किस विद्वान ने यह सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों के सहयोग से हुई है ना। 4 व्यक्तियों का नाम दिया है, 4 विद्वानों का नाम दिया गया है। किसने यह बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों तथा धूल कणों के सहयोग से हुई है? ऑप्शन में आपका दिया है हुएल एम लिटिलटन, अल्फा बेन, ओटो स्मिथ और आपका जेम्स जीन एवं जेफरीज, है ना। देखिए, थोड़ा सा लेवल टफ होगा आपका। अगर आप पृथ्वी को बढ़िया से पढ़ें, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो परिकल्पनाएं आती हैं, अगर उस पर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया है तो उसको आप आसानी से इस प्रश्न कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सामान्य रूप से पढ़ते हैं तो वो आपके ये प्रश्न जो है आपकी पहुंच से क्या होगा, बाहर होगा। धूल और गैस कणों की बात कर रहा है। ऑटो में आप बैठते हैं, ऑटो में आप सवारी करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, है ना। जब ऑटो चलेगा तो क्या उड़ेगी? धूल उड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर ऑटो नाम का कोई वैज्ञानिक दिखाई दे रहा है, अगर ऑटो स्मिथ आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब ओटो स्मिथ वह विद्वान है जिन्होंने बताया था कि गैस और धूल कणों से पृथ्वी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ। ये बात हो गई आपकी। इसके अलावा जेम्स जीन और जेफरी की सबसे महत्वपूर्ण परिकल्पना आपकी आती है ऑप्शन डी। यहाँ पे इन्होंने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है सूर्य से निकले हुए एक सिगार फिलामेंट से हुई है, ठीक है ना। और इसको जो है टाइडल हाइपोथेसिस यानी जेम्स जीन की ज्वारी परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। फिलहाल प्रश्न का जो उत्तर है कि किसने बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है, उत्तर आपका हो जाएगा ओटो स्मिथ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर मैं 2 की बात करूँगा तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है? ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट या फिर परतदार। महासागरीय बेसिन की बात हो रही है। देखिए, या तो महाद्वीप पूछेगा कि महाद्वीप का निर्माण किस चट्टान से हुआ है। यहाँ पे जो पूछा गया है महासागरीय सतह, तो महासागरीय बेसिन कैसे बना है, तो बताइएगा ऑप्शन सी बेसाल्ट। बेसाल्ट हो चाहे ग्रेनाइट हो, ये दोनों ही कैसी चट्टानें हैं, तो इग्नियस रॉक्स का उदाहरण है, मतलब अग्नि चट्टान का उदाहरण है। और अग्नि चट्टानों को आप क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। मैग्मा या लावा के ठंडा होने के उपरांत अग्नि चट्टानों का निर्माण हुआ है। और ग्रेनाइट से आपका क्या बनते हैं, कॉन्टिनेंट बनते हैं। जो 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों का निर्माण किससे हुआ है, ग्रेनाइट से। और जो महासागरीय सतह है, महासागरीय बेसिन है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो बताइएगा बेसाल्ट से, है ना। गैब्रो की बात करिएगा तो गैब्रो जो है एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है, मतलब रूपांतरित या क्रांतिक चट्टान है। और ये जो है किससे
नहीं सॉरी, ये भी जो है आपका अग्नि चट्टान का उदाहरण है। मतलब ग्रेनाइट हो, गैब्रो हो, बेसाल्ट हो, ये तीनों ही आपकी कैसी चट्टानें हैं? अग्नि चट्टान है। परतदार चट्टान की बात करिएगा, ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण परतों के पड़ने के कारण होता है। ऐसी चीज़ें जो अपर्दन का कार्य करती हैं, ऐसे साधन जो अपर्दन करते हैं और उनके अपर्दन के जो डिपॉजिट्स होते हैं, उनके मतलब लेयर्स जो बनती है, अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान का निर्माण करते हैं, जिस नदियों द्वारा निर्मित होते हैं, वायु के द्वारा निर्मित होते हैं। चूना पत्थर हो गया, आपका कोयला हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके परतदार चट्टान के उदाहरण हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 के बाद 3 आपका आता है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय तिरंगे का वर्तमान स्वरूप अपनाया गया था? किस तिथि को भारतीय तिरंगे का वर्तमान स्वरूप अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 29 अगस्त 1947 और 22 जुलाई सन 1947। पहले मैं प्रश्न का उत्तर देता हूं, और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि प्रश्न के उत्तर से ज़्यादा आपकी महत्वपूर्ण होगी ऑप्शन की व्याख्या, क्योंकि 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर के अलावा जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या हो जाएगा? आपका महत्वपूर्ण होगा। उनकी व्याख्या को अगर आप नोट करते हैं। पूछा गया कि तिरंगे का वर्तमान स्वरूप कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन डी होगा यहाँ पे राइट, 22 जुलाई सन 1947। अगर आपसे पूछ दे कि तिरंगे के डिजाइन, तिरंगे को कौन डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया, बता दीजिएगा। अब अगर ऑप्शन को देख लें, 26 जनवरी सन 1950 वह तिथि जबकि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से आत्मार्पित किया गया था, या कहिएगा लागू किया गया था, है ना। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसी को जो है भारत के जितने भी नेशनल सिंबल हैं, जितने भी आपके नेशनल राष्ट्रीय प्रतीक हैं, वह 26 जनवरी को अपनाए जाते हैं। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है, प्रारूप समिति का गठन होता है, एक 7 सदस्यीय समिति, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो चारों की ऑप्शन की व्याख्या, चारों डेट महत्वपूर्ण है, चारों को आप जरूर नोट करिएगा। प्रश्न संख्या 4 की अगर बात करिएगा, तो यहाँ पे आपका दिया गया है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? 4 स्थानों का नाम, चारों इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। सबसे अधिक उपदेश महात्मा बुद्ध के द्वारा कहाँ पे दिए गए थे? तो ऑप्शन होगा यहाँ पे डी, श्रावस्ती, है ना। श्रावस्ती की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो नेपाल की सीमा को टच करता है, तराई के बेल्ट में आता है। और अगर पूछ दे कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है, सॉरी, उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है, तो वहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा? श्रावस्ती आपका उत्तर सही होगा। चाहे ओवरऑल साक्षरता हो, चाहे मेल लिटरेसी हो, और चाहे आपका फीमेल लिटरेसी हो, तीनों दृष्टि से आपका श्रावस्ती क्या है? सबसे कम है साक्षरता में। अब जब साक्षरता कम होगी तो उपदेश ज़्यादा होंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको बताया कि महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे पहला उपदेश दिया था? उत्तर बताइएगा, श्रावस्ती में। अगर मैं बोध गया की बात कर लूँ, बोध गया बिहार में पड़ता है, उर्वेला नामक स्थान पर बोध गया आपका है, और यहीं पे जो है पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को आपने संबोधि कहा है। सारनाथ, जब ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा तो आप उपदेश देंगे, और उपदेश देंगे मतलब सारनाथ, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ये सीधे वहाँ से ऋषिपत्तन आते हैं, सारनाथ वाराणसी आते हैं। सबसे पहला उपदेश अगर पूछा जाए कहाँ पर इन्होंने दिया था? सारनाथ में, वाराणसी में, अपने पंच प्यारे 5 शिष्यों को। और यह प्रक्रिया या यह घटना जो है भारतीय इतिहास में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। चलिएगा, प्रश्न संख्या अगर मैं 5 की बात करूं, तो यहाँ पे आपका दिया गया कि लौंग के उत्पादन के लिए फेमस स्वाहिली और जंजीबार। लौंग के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्वाहिली और जंजीबार द्वीप किस महासागर में स्थित है? आपसे पूछा गया है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, या फिर प्रशांत महासागर। एक प्रश्न तो आपको मिल गया कि स्वाहिली और जंजीबार द्वीप जो है वह किस लिए फेमस है? तो आप कहेंगे लौंग के उत्पादन के लिए, पहली चीज़। अगर पूछे कि स्वाहिली और जंजीबार द्वीप किस देश के अधीन है, देश आपसे पूछा जाए, तंजानिया बता दीजिएगा। तंजानिया किस महाद्वीप में आता है? आप कहेंगे अफ्रीका, है ना, अफ्रीकी देश है। और अफ्रीकी के पूर्व में कौन सा महासागर आता है? हिंद महासागर। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों द्वीप आपके कहाँ पे होंगे? आप कहिएगा हिंद महासागर में इसकी लोकेशन हो जाएगी। ठीक है ना। उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। चलिएगा, प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 6 की,
तो यहाँ पूछा गया कि मौर्य काल में सीता से अभिप्राय था। सीता क्या था, ये आपसे पूछा गया है। इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, ऊसर भूमि या फिर राजकीय भूमि से प्राप्त आय। सीता एक प्रकार का कर था जो कि लिया जाता था किससे, तो जो सरकारी भूमि उस समय होती थी उस पर लगने वाला एक भूमि कर था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका हो जाएगा। राजकीय भूमि से मिलने वाली आय आपका क्या था, सीता था मौर्य काल में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मौर्य काल में ही एक अधिकारी था एंग्रोनोमाई, है ना। एंग्रोनोमाई अधिकारी का संबंध किस क्षेत्र से था, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करेंगे। प्रश्न संख्या अगर मैं 7 की बात करूं तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 विश्व कप 2024 मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ये गतिविधि, ये यानी T20 वर्ल्ड कप 2024। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनना ही बनना है T20 वर्ल्ड कप से। फिलहाल मैं पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ और उसके बाद चर्चा करूँगा इससे बनने वाले प्रश्नों की। देखिएगा, हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 विश्व कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज खींचा था। तो प्रश्न का तो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह। भारत के ब्रह्मास्त्र, 15 विकेट पूरे टूर्नामेंट में सबसे जो है कम खर्चीले आपके गेंदबाज थे, ठीक है ना। अगर पूछ दे कि मैन ऑफ द सीरीज मैन ऑफ द सीरीज तो आपका हो गया जसप्रीत बुमराह। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द फाइनल मैच आप बता देंगे विराट कोहली। कप्तान कौन थे भारत के, रोहित शर्मा। अगर आपसे पूछ दे कि इस टीम के कोच कौन थे, आप बता दीजिएगा राहुल द्रविड़। पूछा जाए कि T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे हुआ था, वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका, बता दीजिएगा। और विजेता पूछे भारत, उपविजेता पूछे साउथ अफ्रीका। ब्रांड एम्बेसडर पूछेगा T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो भूतपूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह इसके जो है सही उत्तर होगा। तो इतने प्रश्न जो है T20 वर्ल्ड कप से आपके बनने ही बनने हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होने जा रहा है। प्रश्न संख्या 8 की बात करिएगा। दिया गया कि कलिंग के युद्ध में युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है कलिंग का युद्ध। 261 ईसा पूर्व आपका होता है अशोक और खारवेल के बीच में, और इसका विवरण कहाँ से मिलता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, अशोक के द्वारा लिखित 13वें शिलालेख से इसकी जो है प्रमाणिकता सिद्ध होती है। प्रश्न संख्या 8 के बाद 9 आइएगा। तीस्ता लोअर डैम 3 किस राज्य में स्थित है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन। आप कहेंगे तीस्ता परियोजना सिक्किम में है, तो लोअर डैम 3 भी आपका कहाँ पे होगा, सिक्किम में होगा। बिल्कुल ही आप गलत हैं। आप बिल्कुल सही हैं कि तीस्ता परियोजना सिक्किम में स्थित है और तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक है। लेकिन जब प्रश्न ये आपका दे दे कि तीस्ता लोअर डैम 3 कहाँ प्रस्तावित है, तब उत्तर आपका गलत होगा सिक्किम। तब आपका क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर मैं 10 की बात कर लूँ, देखिए निम्नलिखित में से किस विटामिन को किसी स्वप्न को काफ़ी समय तक याद रखने में सहायता प्रदान करता है। उस विटामिन का नाम बताइए जो रात बिरात आपने कोई सपना देखा और वह सपना काफ़ी समय तक क्या है आपको याद रहता है, किसकी भूमिका होती है। कैल्सीफेरॉल, पायराडॉक्सिन, साइकोबॉल्विन या फिर टोकोफेरॉल। देखिए टोकोफेरॉल को आप कहेंगे विटामिन ई, टोकोफेरॉल विटामिन ई हो जाएगा। साइकोबॉल्विन विटामिन B12 कोबाल्ट की अधिकता होती है। इसके बाद पायराडॉक्सिन विटामिन B6 और कैल्सीफेरॉल आपका क्या है, कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी। ये हो गया। पूछा क्या है, किस विटामिन को या कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को काफ़ी समय तक याद रखने में सहायक होता है। तो यहाँ पे जो उत्तर आपका होने जा रहा है पायराडॉक्सिन, ऑप्शन बी होगा राइट। पायराडॉक्सिन कहिएगा B6 कहिएगा, ठीक है ना। पूछा गया क्वेश्चन है टोकोफेरॉल विटामिन ए जो कि जिसकी कमी से बद्धता जैसी या प्रजनन क्षमता में कमी आपकी होती है, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ इसे आप ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। कैल्सीफेरॉल रिकेट्स बीमारी होती है इसकी कमी से, और साइकोबॉल्विन कोबाल्ट। चलिएगा
बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, चाहे बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो चाहे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, दोनों आपके कहाँ पड़ते हैं? तो उत्तर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ऑप्शन हो जाएगा ए, दोनों कहाँ पे हैं? कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा 3 बीघा जमीन विवाद निपटारा किया गया था? पहले प्रश्न तो आपका यही बनता है कि 3 बीघा कॉरिडोर जो है वह किन दो देशों के बीच में विवादित था? आप बताएंगे भारत और बांग्लादेश। किसके बीच में ये जो है, किस संविधान संशोधन इसको जो है स्वीकार किया गया, हटाया गया है? तो 7वां संविधान संशोधन बता दीजिएगा, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 बीघा कॉरिडोर का लीजिएगा और एक आपका और विवाद है तीस्ता जल विवाद, दोनों आपके भारत और बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 13 की बात कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका दिया गया है, वारिस अली पाक मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन भी है। वारिस अली पाक मेला कहाँ पे यूपी में लगता है? प्रयागराज, बाराबंकी, ललितपुर या फिर जालौन? तो ये जो है वारिस अली पाक मेला कहिएगा या इसी को आप कहते हैं देवा शरीफ मेला, और ये कहाँ लगता है? बाराबंकी में। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। जो फेमस नाम है वो तो आपका हो जाएगा क्या? देवा मेला, और इसी को वारिस अली पाक मेला भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 की बात करिएगा, नेशनल वोटर्स डे की बात हो रही है, गलत आप करेंगे नहीं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बिना ऑप्शन पढ़े आगे निकल जाते हैं। 25 जनवरी आपका होगा यहाँ पे राइट, और ऑप्शन आपको देखना ही नहीं है। प्रश्न संख्या 15, कोहिनूर हीरा जो है गोलकुंडा की खान से निकाला गया था, यह किस राज्य में स्थित है? तो जाहिर सी बात है, गोलकुंडा खान कहाँ पड़ती है? ये दक्षिण भारत में है, और दक्षिण भारत का कौन सा राज्य यहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश इज़ द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश में ही जो है गोलकुंडा की खान है, यहीं से आपका कोहिनूर हीरा आपका निकाला गया था। प्रश्न संख्या 16 की बात कर लीजिएगा, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर भारत के वित्त मंत्री के द्वारा? वित्त आयोग की बात हो रही है, और वित्त आयोग कौन बनाएगा? अगर आप भारत के वित्त मंत्री लगाते हैं उत्तर गलत होगा, भारत के प्रधानमंत्री लगाते हैं तो भी उत्तर गलत होगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसको संवैधानिक दर्जा क्या है? प्रदान किया गया। वर्तमान समय में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, और यदि आप इस प्रश्न का उत्तर देते हैं तो मुझे पता चलेगा कि आप वास्तव में इस परीक्षा के प्रति क्या हैं, जागरूक हैं और अपने अध्ययन में लगे हुए हैं। 17 की बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ ज्वालामुखी का नाम और दूसरी तरफ संबंधित देश का नाम दिया गया है। कौन सा ज्वालामुखी संबंधित नहीं है? अनुंग आपका इंडोनेशिया में है, माउंट तबनकाया चिली, माउंट मियास फिलीपींस और किलिमंजारो तंजानिया। और यह प्रश्न भी आपके लिए चैलेंजिंग होगा। इस प्रश्न का अगर आप उत्तर देते हैं तो आप बधाई के पात्र होंगे। माउंट अनुंग तो आपका इंडोनेशिया में है, इसमें नो डाउट। माउंट मियास और माउंट ताल ये दोनों फिलीपींस में है। किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, और ये आपका तंजानिया में है। तन को जोड़िए मन से, है ना। सबनकाया जो यहाँ पे दिया गया है वह इस प्रश्न का उत्तर सही होगा, क्योंकि सबनकाया की जो लोकेशन है वह यहाँ चिली दिखाई जा रही है, चिली में नहीं है बल्कि दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में स्थित है ना। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ 18 की, तो यहाँ पे आपका दिया गया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था उस समय भारत के मुगल बादशाह कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल बादशाह कौन थे? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं या फिर अकबर? तो जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब गठन हो चुका था 1600 के आसपास, तो उस समय भारत में कौन थे शासक? तो अब बताइएगा अकबर। अकबर की मतलब अंत समय आपका चल रहा था। अकबर के पास सलीम जहांगीर का शासन आता है, तो अकबर इस गठन के समय तो जो है आपका अकबर का शासन था, लेकिन अच्छा इन्हीं के शासन काल में जो है पहली बार जो आपके अंग्रेज थे वहाँ पे व्यापार करने के उद्देश्य से भी आए, तो अकबर आपका राइट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। 19 की बात करिएगा, चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप लोग के लिए। 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसके द्वारा आरंभ की गई थी? 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसके द्वारा आरंभ की गई थी? अकबर, जहांगीर, बाबर या फिर शाहजहां? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्याय की जंजीर के लिए फेमस जहांगीर 2 अस्पा सिंह अस्पा के क्या थे? संस्थापक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से
कौन सी नदी केवल भारत में प्रवाहित होती है? कौन सी केवल भारत में होती है? चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, है ना। देखिए इसमें तो कोई ऑप्शन देखना ही नहीं है, कई बार मैंने आपको बताया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। केवल भारत में व्यास कुंड से उद्गम होता है, कपूरथला पंजाब में मिल जाती है सतलज में। बाकी चिनाब हो, रावी हो, झेलम हो, तब की तब कहाँ जाएंगी? पाकिस्तान में जाती है। प्रश्न संख्या अगर मैं 21 की बात करूँ तो ये भी चैलेंजिंग क्वेश्चन आप लोग के लिए होगा। बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक जॉर्ज लेमेटियर का संबंध किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, पोलैंड या फिर बेल्जियम। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा, बेल्जियम है। इन्होंने ही जो है महाविस्फोटक सिद्धांत दिया था। और अगर आपसे पूछे कि महाविस्फोटक सिद्धांत का संबंध किस राज्य से है, या इस राज्य नहीं, सॉरी, इसका बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित ये थ्योरी आपकी होगी। प्रश्न संख्या 22 की अगर बात कर लीजिएगा, देखिए निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सर टॉमस रो, पॉल हॉकिंस, विलियम हॉकिंस या फिर इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश खां जहांगीर ने उपाधि दी थी, हॉकिंस को दी थी तो कंफर्म है। किसको दी थी? तो ऑप्शन सी होगा, कैप्टन विलियम हॉकिंस आपके सही हो जाएंगे यहाँ पे, राइट। इंग्लिश खां की उपाधि देता है और यहाँ पे एक महिला से उसका विवाह करवा देता है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 23 की अगर बात करिएगा, निम्नलिखित में से किसे यामुत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा। यामुत्तर रेखा गलत करेंगे निश्चित रूप से, इस प्रश्न को निश्चित रूप से आप गलत करेंगे। अगर मैं बात करूं ग्लोब की तो कुछ ऐसी कंडीशन आपकी बनती है, ये बीचों बीच विषुवत रेखा होगी, ये आपकी कर्क रेखा होगी और ये आपकी मकर रेखा होगी, है ना। मैंने बताया था आपको कि ऐसी रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाती हैं, एक वृत्त का निर्माण करती हैं, उनको अक्षांश रेखा कहेंगे। तो ये तीनों रेखाएं पश्चिम से पूर्व भी आपको दिखाई दे रही हैं, एक वृत्त बना रही हैं, सर्किल बना रही हैं, तो ये तीनों आपकी क्या होंगी? अक्षांश रेखा होगी। अब पूछा गया कि यामोत्तर रेखा किसे कहते हैं? ऐसी रेखाएं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची जाती है, दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए खींची जाती है, उनको देशांतर रेखा या यामोत्तर रेखा कहा जाता है। और इन चारों ऑप्शन में केवल ग्रीनविच रेखा ही ऐसी एक रेखा आपको दिखाई दे रही होगी जो ऊपर से नीचे खींची जाती है और इसी को आप जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच माध्य समय रेखा। और यही रेखा आपकी क्या होगी? देशांतर रेखा या यामोत्तर रेखा के रूप में जानी जाएगी। जितनी भी ऊपर से नीचे रेखाएं होंगी सबको यामोत्तर रेखा आप कह सकते हैं। यहाँ ऑप्शन के अनुसार उत्तर आपका डी होगा, ग्रीनविच रेखा। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। प्रश्न संख्या 24 की बात करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट टफेस्ट, मुझे लगता है इस सेशन का सबसे कठिन क्वेश्चन है। आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि मैं इसके लिए वेट करूँगा आप लोग का। ब्रेसिया का संबंध किस प्राकृतिक आपदा से है? चैलेंजिंग प्रश्न है और जो इसको देगा मैं उसे 10 रुपये वाला डेयरी मिल्क जरूर दूंगा, है ना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। प्राकृतिक आपदा कौन कौन सा दिया है? सुनामी है, भूस्खलन है, भूकंप है या फिर ज्वालामुखी है। आज के सेशन का इस प्रश्न का मैं उत्तर नहीं बताऊंगा आपको, आपसे अपेक्षा करूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दें। चलिए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, और यहाँ पूछा गया है कि माउंट इरेबस ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? माउंट इरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, और किस द्वीप पर है? हवाई द्वीप होगा नहीं, लिपारी द्वीप होगा नहीं, सिसिली द्वीप होगा नहीं। ऑप्शन डी, रास द्वीप पर स्थित है इरेबस, और ये जो है अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप पर मोनोलोआ, लिपारी द्वीप पर इस्तांबुली ज्वालामुखी, सिसिली द्वीप पर माउंट इटना, है ना। कल मैंने जो प्रश्न आपसे पूछा था मैं आपको उत्तर बता दूं उसका। निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है, पूछा गया है। किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून या इसी को लौटता मानसून कहते हैं से बारिश होती है, आप बताइएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे होगा राइट, तमिलनाडु। और इसको बताने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने आपको इंडियन क्लाइमेट में बताया है। आज का प्रश्न कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर आप देंगे। दिया गया है बोलीविया का पठार किस धातु के उत्खनन के लिए फेमस है? तांबा, लोहा, टिन या फिर बिटुमिनस। प्रश्न का उत्तर एक तो 24 नंबर क्वेश्चन, ब्रेसिया का संबंध किस प्राकृतिक घटना से है, और एक बोलीविया का पठार किस धातु के उत्खनन के लिए फेमस है। इन दोनों का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपेक्षित होगा, है ना। ये रहा आज का सेशन, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।
चैनल पे अगर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लियर कर दीजिए, ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। और साथ ही साथ इस वीडियो का जो सॉल्यूशन पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़िए, वहां से भी चीज़ें जो हैं आपको अच्छी मिलेंगी और हर वीडियो का पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। इस वीडियो को अधिक से शेयर करिएगा ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।